हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन का, जिसमें हम समझेंगे कि ये होता क्या है, इसे बनाते क्यों है, इसकी जरूरत क्या है। और इसके साथ हम सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपका चैप्टर नंबर 15 डीके गोयल की बुक से लिया गया है। ये वो टॉपिक है जिसमें आप स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा घबराते हो, डरते हो कि ये क्या चीज है, क्यों बनानी है। तो इसी टॉपिक को मैं बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने वाली हूँ, आपके सारे डर को खत्म करने वाली हूँ। तो इसलिए इस टॉपिक में मेरे साथ एंड तक बने रहना, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएं और बिल्कुल कोई भी डाउट ना रहे। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। बैंक रिकंसिलिएशन होता क्या है, क्यों बनाना है इसे। आप जब बैंक के ट्रांजैक्शन करते हो, आप अपनी कैश बुक में उन बैंक ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करते हो। उसी तरह से बैंक भी आपका एक अकाउंट मेंटेन करता है, और जो भी आपकी बैंक से ट्रांजैक्शन होती है, वो सारी ट्रांजैक्शंस पोस्ट करता है, अपनी बुक्स में लिखता है, जिसके लिए वो आपको एक पासबुक देता है। और वो पासबुक वो स्टेटमेंट होती है जिसमें वो शो करता है कि हाँ, आपके साथ ये ट्रांजैक्शन हुई है। अब जब आप बैंक जाते हो और बैंक से आप उस ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट को लेकर आते हो, वहां जो बैलेंस लिखा होता है, उसको आप अपने कैश बुक में जो बैंक बैलेंस लिखा है उससे मैच करते हो। वो अगर डिफर आता है, तो वो जो डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को लोकेट करने के लिए हम बनाते हैं एक स्टेटमेंट, जिसे हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट ये शो करती है कि आपके कैश बुक में जो बैंक बैलेंस आ रहा है, वो अमाउंट और जो बैंक की स्टेटमेंट में जो अमाउंट आ रहा है, वो जो डिफरेंस है, वो किन कारणों से है। क्या वजह है कि आप दोनों के स्टेटमेंट में डिफरेंस आ रहा है। या तो वो ट्रांजैक्शन वो है जो कि आपने पोस्ट की है और बैंक ने नहीं की है, या वो ट्रांजैक्शन है जो बैंक ने की है और आपने नहीं की है। तो इनका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब जो ये डिफरेंस होते हैं, ये दो कारण से हो सकते हैं आपके। एक तो जो टाइम गैप की वजह से जो ट्रांजैक्शंस होती है, उसमें जो रिकॉर्डिंग की दिक्कत आती है, उसकी वजह से आपका डिफरेंस हो सकता है। दूसरा है, आप अगर रिकॉर्डिंग करने में ट्रांजैक्शन को मिस्टेक कर देते हो, तो वो गलती की वजह से भी आप दोनों की स्टेटमेंट में, बैंक की और आपकी स्टेटमेंट में फर्क आएगा, डिफरेंस आएगा। अब पहले देखते हैं टाइम गैप की वजह से कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो टाइम गैप से आपको पता है कि आप जैसे ही बैंक में कोई चेक डिपॉजिट करते हो, तो आप अपनी कैश बुक में एंट्री कर देते हो। या कोई चेक आप अपने क्लाइंट को काट कर देते हो, डेटर को या क्रेडिटर को, किसी को पेमेंट करते हो, तो आप चेक इश्यूड होते ही आप अपने कैश बुक में पोस्टिंग कर देते हो। लेकिन जो बैंक है, वो तभी पोस्टिंग करता है जब उसके पास कोई चेक पहुंचता है और वो क्लियर हो जाता है, पेमेंट आपकी आपको मिल जाती है, तब वो एंट्री करता है। तो वो जो टाइम गैप है, उसकी वजह से ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग में टाइम गैप आ जाता है और डिफरेंस आता है। तो देखते हैं वो कौन सी ट्रांजैक्शंस है। पहला है, आपने चेक इश्यू किया अपने क्लाइंट को, अपने क्रेडिटर को, लेकिन उसने बैंक में जमा ही नहीं किया है, उसने प्रेजेंट ही नहीं किया है, बैंक के पास वो गया ही नहीं है कि मुझे पेमेंट दे दो। तो आपने तो अपने कैश बुक में बैंक का बैलेंस कम कर दिया, लेकिन बैंक ने तो अभी कम ही नहीं किया, उसके पास तो वो चेक पहुंचा ही नहीं है। तो उस वजह से भी डिफरेंस हो सकता है। दूसरा है, आपने बैंक में चेक जमा करने के लिए भेज दिया है, चेक जमा कर दिया है, लेकिन बैंक अकाउंट में आपका अभी वो चेक आया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही होगा, आप भी डील करते होंगे बैंक ट्रांजैक्शंस में, तो बैंक की क्लियरिंग मोस्टली 3 डेज के बाद आती है। और आपने तो लेकिन पोस्टिंग अभी कर दी अपनी बुक्स में, बैंक आपके अकाउंट में पोस्टिंग कब करेगा? आफ्टर 3 डेज। तो आफ्टर 3 डेज का जो गैप, ये जो 3 दिन का गैप हो गया, इसकी वजह से भी आपकी स्टेटमेंट में डिफरेंस आएगा। इसके बाद है, अगर आपने जो चेक जमा किया है बैंक में और वो चेक डिसऑनर हो जाता है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? बाद में पता चलेगा जब आप बैंक स्टेटमेंट लोगे या बैंक से कोई नोटिफिकेशन आएगी। तो यहाँ पर आपने तो पोस्टिंग की है, आपको लग रहा है कि हाँ, बैंक में पैसा जमा है, लेकिन
जो बैंक है वहाँ तो पैसा जमा ही नहीं हुआ, वो चेक तो डिसोनर हो गया, वो क्लियर ही नहीं हुआ। तो आपके यहाँ पर शो करेगा कि हाँ, आपका बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है और बैंक अकाउंट में, बैंक स्टेटमेंट में वो बैलेंस कम शो होगा क्योंकि वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। इसका क्या मतलब है? जब बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, वो इंटरेस्ट कब देता है? जब एक बैंक अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस से अबव आपके अकाउंट में बैलेंस चल रहा होता है, तो उस पर वो एक इंटरेस्ट देता है। वो आपके लिए फायदा है, इनकम है। तो जब वो आपको बैंक इंटरेस्ट देता है, वो आपको पता चलता है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी बैंक स्टेटमेंट से। तो वो आप जब बैंक स्टेटमेंट मिलती है, तभी आप अपनी कैश बुक में पोस्टिंग करते हो। तो यहाँ ये जो एंट्री है, इसकी भी पोस्टिंग रह जाती है, जिसकी वजह से आपके यहाँ डिफरेंस आता है। नेक्स्ट है जब बैंक आपसे ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। जब आप बैंक से लोन लेते हो और उस पर आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है बैंक, तो वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में ही डेबिट करता रहता है। तो वो आपको ट्रांजैक्शन कब पता चलती है? जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आती है और उससे आप अपनी कैश बुक में पोस्टिंग करते हो। नेक्स्ट है जब बैंक नॉर्मली जो बैंक चार्जेस उसके होते हैं या कोई कमीशन चार्ज करता है वो आपको सर्विस देने पर, वो चार्जेस भी आपको स्टेटमेंट से ही पता चलते हैं और वो स्टेटमेंट मिलने पर ही आप अपनी कैश बुक में पोस्ट करते हो। तो ये भी कारण हो सकता है आपके डिफरेंस का। इसके बाद है जब आपके जो कस्टमर्स होते हैं, जो डेटर्स होते हैं, जो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में डिपॉज़िट कर देते हैं और वो आपको पता ही नहीं है कि ये अमाउंट आपके अकाउंट में आ गई है। तो यहाँ जो ये अमाउंट है, ये आप कैसे पता करोगे? जब आपके पास स्टेटमेंट आएगी और स्टेटमेंट से ही आप उसकी पोस्टिंग को अपनी कैश बुक में करोगे। तो ये भी रीज़न है आपके दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस होने का। इसके बाद है जब इंटरेस्ट या डिविडेंड जब आपका कोई इन्वेस्टमेंट होती है किसी कंपनी में आपको पता ही होगा जब हम शेयर्स परचेज करते हैं तो जब कंपनी इंटरेस्ट या डिविडेंड देती है तो वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट्स में ही डिपॉजिट करती है। तो वो भी बैंक हमारा जब कलेक्ट करता है जो कि हमें स्टेटमेंट से ही पता चलेगा और उसके बाद ही हम अपनी कैश बुक में पोस्ट करते हैं। तो ये सारे कारण थे जो कि टाइम गैप की वजह से हमारे डिफरेंसेस आते हैं स्टेटमेंट में। अब देखते हैं जो एरर है रिकॉर्डिंग करने में ट्रांज़ैक्शंस की वो कौन-सी हो सकती है? एक और कारण है यहाँ पर, जब आपकी तरफ से बैंक डायरेक्ट पेमेंट कर देता है, आपकी तरफ से आपने उसको इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि मेरी ये लायबिलिटीज़ हैं, आप इसको डायरेक्टली मेरे बैंक से, मेरे अकाउंट से पेमेंट कर देना। तो जो बैंक आपके बिहाफ़ पर पेमेंट करता है और आपको नहीं पता, आप उसे करना भूल गए हो, तो वो ट्रांज़ैक्शन भी आपके डिफरेंस का रीज़न है। अब देखो जो एरर आप रिकॉर्डिंग करने में करते हो, मतलब कि जो कोई ट्रांज़ैक्शन आपकी रिकॉर्ड होनी थी और उसको आपने गलत फ़िगर से रिकॉर्ड कर दिया या आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, आप भूल गए हो, तो ये रीज़न हो सकता है आपके डिफरेंस का। ऐसे ही बैंक भी कोई गलती कर सकता है ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड करने में। तो ये दोनों कारण भी है जब आपके स्टेटमेंट में डिफरेंस आएगा। अब देखते हैं वो फॉर्मेट जिसमें हम ये सारी ट्रांज़ैक्शंस को करते हैं, किस तरह से लिखना है और किस तरह से लोकेट करते हैं। मैं एक-एक पॉइंट लूँगी और उसको आपको एक्सप्लेन करूँगी कि वो आपका प्लस या माइनस क्यों होगा। तो फर्स्ट आप ये देखो, ये है फॉर्मेट आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। यहाँ पर भी एज़ ऑन और डेट लिखोगे। क्यों? क्योंकि हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किसी भी डेट को बना सकते हैं, उसके लिए आपको किसी पीरियड को वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी दिन भी अपनी स्टेटमेंट लाते हो बैंक से, आप उस दिन बैठ कर के अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हो। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे एज़ ऑन, क्योंकि ये उसी दिन की स्टेटस को बताएगा आपके बैंक का और आपके कैश बुक का। उसके बाद आपका यहाँ पर पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा और एक कॉलम होगा प्लस आइटम, दूसरा होगा माइनस आइटम। मतलब कि आप यहाँ पर जो आइटम्स, जो नंबर्स, जो अमाउंट आपकी ऐड होनी है, उसको आप प्लस के कॉलम में लिखोगे और जो फिगर्स, जो अमाउंट आपकी माइनस होनी है, डिडक्ट होनी है, उसको आप माइनस के कॉलम में लिखोगे। किस तरह से देखो, पहले लेते हैं हम डेबिट बैलेंस एज़ पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज़ पर कैश बुक का मतलब है आपका कैश बुक में बैंक
का बैलेंस है, डेबिट है, फेवरेबल बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट नहीं है, ये बैंक में आपके अमाउंट स्टैंड कर रही है। तो ये होता है एक तरह से फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस है, तो उस केस में आप क्या करोगे? वो कौन-सी ट्रांज़ैक्शन है जिसे हम ऐड करेंगे? आपने चेक इश्यू किया, लेकिन वो पेमेंट के लिए गया ही नहीं बैंक में। तो इसका क्या मतलब है? आपने तो अपनी कैश बुक में बैंक के कॉलम में से वो अमाउंट को डिडक्ट कर दिया। आपके हिसाब से तो वो पेमेंट निकल गई है, लेकिन बैंक के पास तो वो पहुँचा नहीं, तो बैंक ने उस अमाउंट को डिडक्ट ही नहीं किया। इसका मतलब बैंक के अकॉर्डिंग आपका बैलेंस ज़्यादा है और आपके अकॉर्डिंग बैलेंस कम है, तो आप उसको इक्वल करने के लिए क्या करोगे? आपको बैंक के अकॉर्डिंग मैच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप बैंक की स्टेटमेंट को नहीं हिला सकते, आप अपनी ही स्टेटमेंट में चेंजेस कर सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आप जो चेक इश्यू किया है, वो प्रेज़ेंट नहीं हुआ बैंक में, तो उस आइटम को ऐड कर दोगे, इसलिए हम उसे प्लस आइटम में लिखेंगे। दूसरा पॉइंट है, आपने जो चेक रिसीव किया और वो बैंक में डायरेक्टली हमारे जो डेटर्स होते हैं वो डायरेक्टली हमारे बैंक में अगर डिपॉज़िट कर देते हैं, तो वो जो अमाउंट है, वो आपको पता ही नहीं है कि हाँ, डेटर्स ने हमारी ये चेक को डिपॉज़िट कर दिया है, डायरेक्टली बैंक में अमाउंट जमा हो गई है। तो जब बैंक आपके बैलेंस को बढ़ा रहा है, उसके पास आपकी अमाउंट जमा आ रही है, बैलेंस बढ़ रहा है, तो आप भी अपने बैलेंस को बढ़ाओगे। बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा? अपने वाले कैश बुक के बैलेंस में ऐड करना होगा, तो ऐड करोगे आप। नेक्स्ट है डिविडेंड और इंटरेस्ट जो कि बैंक आपके बिहाफ पर कलेक्ट करता है। तो कलेक्ट कर रहा है, आपकी इनकम को वो कलेक्ट कर रहा है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, जो कि आपने अपनी कैश बुक में पोस्ट ही नहीं किया है। तो आप भी अपनी कैश बुक में पोस्ट करोगे तो वो बैलेंस बढ़ जाएगा, इसलिए आप इस आइटम को ऐड करो। नेक्स्ट है जब बैंक आपको इंटरेस्ट अलाउ करता है, आपके जो अमाउंट है उस पर वो इंटरेस्ट आपको देता है, आपकी इनकम है, इस इससे भी आपके बैंक बैलेंस बढ़ गया है बैंक स्टेटमेंट में और आपने कैश बुक में नहीं किया, तो उसको मैच करने के लिए आप भी ऐड करोगे। नेक्स्ट है आपने बैंक में चेक जमा करने के लिए भेजा, लेकिन आप उसे कैश बुक में एंटर ही करना भूल गए। तो जब आपने चेक जमा करने के लिए बैंक में भेजा और बैंक में वो क्लियर हो गया और बैंक में जमा हो गया, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया। बैंक बैलेंस बढ़ गया लेकिन आपने उसको बढ़ाया ही नहीं, तो आप अब क्या करोगे? इस आइटम को भी ऐड कर दोगे। नेक्स्ट है जब बैंक आपकी उम, पासबुक में कोई रॉन्ग क्रेडिट कर देता है। हाँ, ये मिस्टेक है, बैंक ने कोई गलती से आपको क्रेडिट दे दिया। क्रेडिट का मतलब है आपके अकाउंट में पैसा जमा दिखा रहा है, वो कोई रॉन्ग अमाउंट है। तो अगर उसने मिस्टेक की है और आपको अपने बैलेंस को मैच करना है, तो एक बार आप भी उस अमाउंट को ऐड करोगे। तो तभी तो जो-जो उसने ट्रांज़ैक्शन की है आपको मैच करने के लिए, आपको भी वही करना होगा जो बैंक कर रहा है। तो यहाँ पर हम इस अमाउंट को भी ऐड करें। इसके बाद देखते हैं जो आइटम माइनस करनी है, डिडक्ट करनी है। वो है आपने चेक डिपॉज़िट किया लेकिन बैंक में वो अभी तक जमा ही नहीं। आपके अकॉर्डिंग आपने बैंक में जमा करने के लिए चेक भेजा और आपने अपनी कैश बुक में पोस्टिंग कर दी। आपका तो बैंक बैलेंस बढ़ गया कैश बुक में। लेकिन बैंक में तो बैलेंस तभी बढ़ेगा जब वो चेक क्लियर होगा और वो अभी तक जमा ही नहीं हुआ है, क्लियर ही नहीं हुआ। तो वो डिफरेंस आ रहा है, बैंक ने नहीं जमा किया, बैंक में बैलेंस कम आ रहा है, तो आप भी माइनस कर दोगे उस अमाउंट को। नेक्स्ट है जो बैंक चार्जेस और कमीशन बैंक चार्ज करता है सर्विसेज के लिए, वो उसने आपके अकाउंट से तो डिडक्ट कर दिया। बैलेंस कम हो गया ना आपका पासबुक में, लेकिन आपने कैश बुक में तो वो एंट्री की ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो आप भी अपने बैलेंस को मैच करने के लिए क्या करोगे? माइनस कर दोगे उस अमाउंट को। नेक्स्ट है जब बैंक आपके इंस्ट्रक्शंस पर डायरेक्टली आपकी किसी लायबिलिटी की पेमेंट कर देता है। जनरली लोग बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं इंश्योरेंस की पेमेंट करने के लिए या कोई और मेडिक्लेम की पेमेंट करने के लिए, तो बैंक आपके बिहाफ पर डायरेक्टली वहाँ पर पेमेंट कर देता है, जो कि आपने अपनी कैश बुक में नहीं की। बैंक ने कर दी है, तो बैंक ने तो आपका बैलेंस कम कर दिया।
लेकिन आपने अगर नहीं की है, आपके कैश बुक में तो बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, तो आपको उसको कम करना होगा, डिडक्ट करना होगा, इसलिए हम माइनस करेंगे इसको। नेक्स्ट है चेक जो आपने बैंक में जमा किया, लेकिन वो डिसओनर हो गया। आपके अकॉर्डिंग तो बैंक में जमा किया, आपने बैलेंस बढ़ा दिया, बैंक में वो आया नहीं, वो बल्कि डिसओनर हो गया है, क्लियर होगा ही नहीं। तो वो अमाउंट जो आपने बढ़ा दी थी बैंक के कॉलम में, बैंक बैलेंस, उसको भी आपको लेस करना होगा, डिडक्ट करना होगा। नेक्स्ट है जब आप चेक काट करके अपने किसी पार्टी को दे देते हो या किसी खर्चे के लिए आपने किसी चेक से पेमेंट कर दी है, लेकिन आपने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, आप भूल गए उसको रिकॉर्ड करना, तो उस भूलने की वजह से आपने तो अपना बैलेंस ज्यादा ही दिखाया हुआ है, लेकिन बैंक में तो वो चेक प्रेजेंट हो गया और वो खर्चा बुक हो गया और पेमेंट कम हो गई, पेमेंट हो गई और बैंक बैलेंस आपका कम हो गया। तो यहाँ पर भी आपको अमाउंट माइनस करनी होगी। नेक्स्ट है अगर बैंक आपके पासबुक में कोई रॉन्ग डेबिट कर देता है, रॉन्ग डेबिट का मतलब है कोई गलती से कोई खर्चा बुक कर देता है, लेकिन वो खर्चा आपका है नहीं, किसी और की ट्रांजैक्शन को वो आपकी पासबुक में डाल देता है, किसी और का खर्चा डाल देता है, तो आपको भी ना होते हुए भी आपका अमाउंट, आपकी गलती ना होते हुए भी जैसी गलती बैंक ने की है, आपको भी वही करनी होगी, आपको भी वो अमाउंट माइनस करनी होगी। अब क्या करोगे आप? इन दोनों कॉलम का टोटल करोगे। टोटल किया, अब देखोगे जिस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, बैलेंस उसी हिसाब से होगा। अगर प्लस आइटम का टोटल आपका ज्यादा आता है माइनस वाले से, तो आपका कौन सा बैलेंस बन जाएगा? ये क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्यों? क्योंकि देखो अगर प्लस है तो प्लस का मतलब है वहां पर बैंक बैलेंस है, तभी तो प्लस वाला ही अमाउंट बढ़ता रहेगा, प्लस वाला ही था हमारा, और अगर वही अमाउंट बढ़ेगा तो इसका क्या मतलब है कि आपका वहां पर बैंक बैलेंस है। और अगर आपका माइनस वाला टोटल ज्यादा आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका वहां पर ओवरड्राफ्ट है, बैंक का डेबिट बैलेंस है। इस कॉन्सेप्ट को और भी आपको अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चंस को करना होगा, मेरे साथ प्रैक्टिस करनी होगी, तभी ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। एक बार आप वर्बली इसको दिमाग में बिठा लो कि क्या पॉइंट होते हैं, किस तरह से इसकी वर्किंग होती है। एक लेमैन के एग्जांपल के लिए मैं आपको अभी बताऊंगी, पहले एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको पहले देखो। अगर आपका डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, तो वो शो करता है फेवरेबल बैलेंस, मतलब कि वहां पर आपके बैंक में बैलेंस है, बैंक में पैसा है, आपने बैंक से एक्सेस अमाउंट नहीं निकाली है, कोई ओवरड्राफ्ट नहीं है। डेबिट बैलेंस का मतलब ये है कैश बुक का। उसी तरह से जो पासबुक है, डेबिट बैलेंस आपकी कैश बुक है तो पासबुक में वो क्रेडिट बैलेंस होगा। आप जब बैंक की स्टेटमेंट देखते हो तो आप कौन सी साइड देखते हो कि आपका पैसा जमा है? आप अपने पासबुक में यही देखते हो ना, क्रेडिट साइड ही देखते हो। तो आपका डेबिट और बैंक का क्रेडिट वो मैच होना चाहिए। वो आपका डेबिट का मतलब है फेवरेबल और बैंक की पासबुक का क्रेडिट का मतलब है फेवरेबल बैलेंस। उसका मतलब है कि हाँ, आपके बैंक में अमाउंट है। उसी तरह से अगर आपकी कैश बुक में ओवरड्राफ्ट आ रहा है तो वो है क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस है। उसी तरह से पासबुक में आपका ये शो होगा डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब है अनफेवरेबल बैलेंस। अगर पासबुक में आपका डेबिट बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब है बैंक कह रहा है कि आपका ओवरड्राफ्ट स्टैंड कर रहा है, मेरे पास आपकी कोई अमाउंट नहीं है, मेरे पास कोई आपका बैलेंस नहीं है, तो वो कहता है कि ये आपका ओवरड्राफ्ट है। तो ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपका डेबिट मतलब कि बैंक का भी क्रेडिट है, और आपका क्रेडिट तो बैंक का डेबिट, इस तरह से आप मैच करोगे। अब मैं आपको समझाती हूँ एक लेमैन की लैंग्वेज में। मैंने ये नंबर आपको दिया, ये एक नंबर है, डिजिट्स हैं कुछ, 7 नंबर है, 7 डिजिट है इसमें। 7 डिजिट मैंने कहा आप भी लिखो। आपने कुछ इस तरह से इसको लिखा, इस तरह से आपने इस नंबर को लिखा, ये डिजिट्स आपने लिखी। अब मेरे नंबर में काउंट करो कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और आपके में कितने आ रहे हैं? 6 डिजिट आ रहे हैं।
तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, क्यों आ रहा है? मेरे 7 डिजिट हैं, आपके 6 डिजिट हैं, तो अगर मैं कहती हूँ कि अब आप इसको मैच करो, मेरे वाला नंबर से मैच करो, यही वाले डिजिट्स लिखो, तो आप क्या करोगे? मेरा वाला नहीं चेंज हो सकता, आपको अपना चेंज करना है। आप क्या करोगे? तो आप चेक करोगे ना कौन-कौन सी डिजिट है? 9 हाँ है, मेरा वाला भी 9 है, आपका भी 9 है। 2 आपने भी लिखा है, मैंने भी लिखा है। 8 आपने भी लिखा है, मैंने भी लिखा है। क्या 3 मैंने लिखा है? हाँ, लिखा है। 4 चेक करो क्या मेरे में है? नहीं है। 1 क्या मेरे में है? नहीं है। तो आप इन दोनों को क्या करोगे? हटा दोगे ना? इसीलिए हम इसको हटा देंगे। अब चेक करो वो कौन से डिजिट्स हैं जो मेरे में हैं और आपके में नहीं है। वो डिजिट्स हैं आपके 5, 6 और 7। तो ये डिजिट अगर आपके में नहीं है और मेरे में है, तो आप क्या करोगे? इसको सेम करने के लिए आप लिखोगे अपने नंबर में। तो इस तरह से हमारा नंबर मैच कर जाएगा, हमारे डिजिट्स मैच कर जाएँगे। तो यही तरीका है, यही आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाते हुए करना है। तो किस तरह से इसको करना है? बहुत ईज़ी है। एक बारी अगर आपको समझ में आ गया, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे और सोचोगे कि मैं इस टॉपिक से डरता क्यों था? ये तो इतना ईज़ी कॉन्सेप्ट है, बहुत ईज़ी है। तो करते हैं इसे एक क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर आपको रिमझिम लिमिटेड के स्टेटमेंट के बारे में दिया गया है। वहाँ पर उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक करंट अकाउंट मेंटेन किया है, जहाँ पर वो शो कर रहा है कुछ डिफरेंसेस। क्यों शो कर रहा है? वो ये रीज़न्स है। उसके कैश बुक में ये डेबिट बैलेंस आ रहा है। डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्या मतलब है इसका? बैंक का फेवरेबल बैलेंस शो कर रहा है। आपको जो ये डिफरेंसेस बताए जा रहे हैं, उसके बेस पर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है और बताना है कि अगर ये डिफरेंसेस अगर आप कर लेते हो, लोकेट कर लेते हो, ऐड या माइनस कर लेते हो, तो बैंक का बैलेंस क्या आ रहा होगा, बैंक की स्टेटमेंट में क्या अमाउंट शो हो रही होगी। तो वो कैसे आप फाइंड करोगे? देखो, डेबिट बैलेंस आ रहा है, फेवरेबल बैलेंस आ रहा है, तो पहले लिखोगे आप, बनाओगे आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जो डेट लिखी है 31 मार्च 2017, वही डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। फॉर्मेट बनाने के बाद जैसा कि आपको दिया गया है कैश बुक का डेबिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, तो आप ऊपर लिखोगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और डेबिट बैलेंस है तो वो आप कहाँ शो करोगे? प्लस के कॉलम में ही शो करोगे ना, डेबिट है वो अमाउंट, तो डिपॉजिट है उसको माइनस तो नहीं लिखोगे ना आप। अगर ओवरड्राफ्ट होता तो हम उसको माइनस के आइटम में शो करते। ये तो हमारा एक पॉजिटिव अमाउंट है, तो हम इसको पॉजिटिव में ही लिखेंगे। नेक्स्ट है आपकी ट्रांजैक्शन। आपने चेक जमा किया लेकिन बैंक ने वो नहीं किया। तो आपको किसके अकॉर्डिंग बनना है? किसके अकॉर्डिंग चाल चलनी है? बैंक के अकॉर्डिंग चाल चलनी है। बैंक ने ये जमा नहीं किया, तो आप भी उसकी तरह ही नहीं करोगे, इस अमाउंट को माइनस कर दो। ऊपर से थोड़ा गैप छोड़ कर के लिखना, लेस की आइटम कर रहे हैं, ऊपर हम ऐड की लिखते हैं, नीचे लेस की लिखते हैं। तो लेस कर रहे हो, गैप छोड़ कर के यहाँ लिखो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। आपको बैंक के अकॉर्डिंग करना है, बैंक ने नहीं जमा किया, आपको भी नहीं करना, माइनस के कॉलम में लिख दो 75,450 रुपए। एक बात और मैं छोटी सी यहाँ पर कहना चाहूंगी, कुछ स्टूडेंट्स है जिनको इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए बहुत आसान चीज है कि यहाँ जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसी को ही आपको कॉपी करके यहाँ लिखना है। सिर्फ और सिर्फ आपको समझना आना चाहिए कि हाँ इसका मीनिंग क्या है और इसमें मुझे करना क्या है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है। आपने चेक इश्यू कर दिया लेकिन बैंक में वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ, मतलब कि बैंक से वो पेमेंट गई ही नहीं, बैंक ने वो पेमेंट करके बैंक बैलेंस आपका कम ही नहीं किया। तो जब बैंक ने बैलेंस कम नहीं किया और आपने किया हुआ है, तो क्या करोगे? थोड़ा सा सोचो। बैंक ने कम नहीं किया और आपने किया हुआ है, तो क्या करोगे? इस अमाउंट को आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, जो कि आपने माइनस कर दी थी, तो आप इसको क्या करोगे? ऐड करोगे। तो चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये अमाउंट आप लिखोगे प्लस के कॉलम में, प्लस आइटम में 80,760 रुपए। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, मतलब कि जो बैंक ने जो चार्जेस चार्ज किए
उसने आपके बैंक अकाउंट से काट लिए हैं, आपका बैंक का बैलेंस कम कर दिया है 1135 रुपए से। लेकिन आपको तो पता ही नहीं है, आपने अपनी कैश बुक में पोस्टिंग ही नहीं की, तो आपको कैसे पता चलेगा? बैंक स्टेटमेंट से पता चला है और अब आप उसकी पोस्टिंग करोगे, तो ये बैंक ने आपका बैलेंस कम कर दिया है 1135 रुपए से, तो आप भी क्या करोगे? इतनी अमाउंट से कम करोगे, कम करने के लिए आपको भी लेस करना होगा। तो बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक माइनस करोगे 1135 रुपए। नेक्स्ट है चेक रिसीव्ड बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रेड डेटर्स। इसका क्या मतलब है? जब बैंक ने हमारे बिहाफ पर हमारी क्लाइंट से पेमेंट रिसीव कर ली और वो डिपॉजिट भी कर दी है, तो बैंक क्या कर रहा है? जब डिपॉजिट हमारे बैंक में अकाउंट में जमा हो रहा है तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया और हमने ये पोस्टिंग की ही नहीं है कैश बुक में, हमें पता ही नहीं है, तो हमारा बैंक बैलेंस तो नहीं बढ़ा ना। तो जब हमारा बैंक बैलेंस को बढ़ा रहा है और हमको बैंक के अकॉर्डिंग ही मूव करना है, चलना है, तो हम भी अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा देंगे। तो ऐड कर दो चेक्स रिसीव्ड बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रेड डेटर्स, ऐड कर दो 1,35,200 रुपए। नेक्स्ट है आपने अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी थी कि मेरे इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट कर देना। बैंक ने आपकी बात को मान करके, आपके ऑर्डर को मान करके उसने पेमेंट कर दी है 15,400 रुपए की। आप उसको करना भूल गए हो, आपने उसकी पोस्टिंग अपनी कैश बुक में नहीं की। तो बैंक ने तो बैलेंस कम कर दिया है, लेकिन आपने नहीं किया। तो बैंक के अकॉर्डिंग अगर आपको चलना है तो क्या करोगे आप? आप भी इसको माइनस करोगे, तो माइनस में लिखो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो यहां पर माइनस के कॉलम में 15,400 रुपए। नेक्स्ट है आपका डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 1,000 रुपीज। अब जो बैंक है उसने आपके बिहाफ पर डायरेक्टली जो आपके बैंक के अकाउंट में कंपनी से डिपॉजिट हो जाता है, डिविडेंड या इंटरेस्ट जब कंपनी डिक्लेयर करती है तो वो डायरेक्टली डिपॉजिट कर देती है। आपके बैंक का बैलेंस बढ़ गया 1,000 रुपए से, लेकिन आपको नहीं पता चला। तो जब बैंक ने आपका बैलेंस बढ़ा दिया है 1,000 रुपए से, तो आपको भी तो बढ़ाना होगा। तो आप क्या करोगे? इसको ऐड करोगे। तो ऐड के कॉलम में लिखो डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 1,000 रुपए। इस तरह से जब आप सारी ट्रांजैक्शंस को लिख लेते हो और सीक्वेंस में चलते जाना, ये मत करना कि एक-एक को पहले सेलेक्ट करो कि ये माइनस होनी है, ये ऐड होनी है तो इस तरह से मैं करूँ। नहीं, एक-एक करके पिक करके वहीं की वहीं आप डिसाइड करके इसको डायरेक्टली फॉर्मेट में लिखो और सॉल्व करो। तो यहाँ पर हमने सारी ट्रांज़ैक्शंस को लिख लिया है। अब करते हैं टोटल दोनों साइड का। दोनों साइड का टोटल करो। एक आ रहा है 3,71,260 रुपए और माइनस का आ रहा है आपका 91,985 रुपीज। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था अगर प्लस का टोटल जाता है तो क्या होगा? वहां पर अगर ये डेबिट बैलेंस आ रहा है इसका मतलब है फेवरेबल बैलेंस है, बैंक में आपका पैसा है, तो फेवरेबल बैलेंस ही आपका शो होगा बैंक का। क्यों? क्योंकि प्लस है तो डिपॉजिट ही शो करेगा ना, डिपॉजिट ही शो कर रहा है, इसका मतलब तो ये है ना। क्योंकि आप माइनस करोगे तो क्या आएगा? देखो, माइनस करने पर आपके पास जो अमाउंट डिपॉजिट वाली है वो ही एक्सेस आएगी ना। तो वो इसका क्या मतलब है? बैंक में पैसा जमा है तो वो आ जाएगा आपका क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। बैंक में पैसा इतना बैलेंस है, कितना? 2,69,275 रुपए। ये आप चेक कर लो स्टेटमेंट में, यही अमाउंट आएगी और आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा, फुल मार्क्स आएंगे, कोई आपके मार्क डिडक्ट नहीं कर सकता। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप शॉर्ट होगे, कॉन्फिडेंट होगे, तो आप क्वेश्चन में कभी भी नर्वस नहीं होगे, कंफ्यूज नहीं होगे और आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और भी हम प्रैक्टिस करेंगे, मैं और भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, तो मेरे साथ हर वीडियो में बने रहना और सीखते रहना, कोई भी स्किप मत करना क्योंकि प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है इस टॉपिक में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग विद मी। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर with your friends.
अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो 9212 666 015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।